आज का यूथ बहुत इंटरेस्टेड रहता है स्टार्टअप्स में, जल्दी से जो चीज़ वो चाहते हैं वो अचीव हो जाए। पहली बात तो ये नोट करनी है, जो ओवरनाइट सक्सेस जिसे कहा जाता है उसको सालों लग जाते हैं जी। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस। माय जनरेशन वर वर्किंग, हम लोगों की बेसिक्स के लिए स्ट्रगल थी। आजकल की जो जनरेशन है इनके बेसिक्स क्लियर हैं। जनरली लोग टू डू लिस्ट करते हैं। आई विल से दैट राइट डाउन योर नॉट टू डू लिस्ट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। अगर आप 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हैं, सो लेट दैट बी ओनली फॉर वर्क। आज मैं वापस देखता हूँ उस सर्कमस्टांसेस को। गॉड डेस्टिनी हैज बेटर एंड बिगर प्लान्स फॉर यू। आपको वो नजर नहीं आता है। कभी आपके माइंड में ऐसा कुछ आया कि मुझे क्विट करना है? बहुत बार। I'll be honest. आज हमारे साथ हैं स्प्रिंग टाइम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के सीईओ मिस्टर चंद्रशेखर जी, एक ऐसे विजनरी जिनके पास सिर्फ 40 साल का एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि स्ट्रगल से सक्सेस तक का रियल सफर है। इस पॉडकास्ट में हमने सिर्फ ये नहीं जाना कि कैसे ईआरपी बुक इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बल्कि लाइफ, सक्सेस, यूथ डायरेक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, एआई, कल्चर और पर्पस जैसे गहरे टॉपिक्स पर भी ऑनेस्ट बात की। ये सिर्फ बिजनेस कन्वर्सेशन नहीं, ये एक रियल जर्नी है स्ट्रगल, माइंडसेट और ट्रू सक्सेस की। तो अगर आप भी ग्रोथ, लाइफ या अपनी डायरेक्शंस को बेटर समझना चाहते हैं तो दिस कन्वर्सेशन इज फॉर यू। क्या चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी? Internally, you just realize that you have to keep pushing hard. You have to push harder. एआई आने के बाद हर चीज में बहुत सारी चीजों में चेंज हो रहा है। हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब मैंने स्टार्ट किया था 40 साल पहले, जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे, हम सब की ओवरऑल वाइब थी कि कंप्यूटर आया तो सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। थिंक ऑफ एआई एज एन इंटर्न, एज ए वेरी इंटेलिजेंट इंटर्न। सबसे बेस्ट पीए है आपका, बहुत सारे काम वो आपको करके दे सकता है। तो सर, आप अपने काम के अलावा एनजीओ के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। स्लम के बच्चों को हम चाहते हैं कि वो पढ़ें। स्कूल की फीस हमने भरी, जो यूनिफॉर्म्स, बुक्स सब अरेंज हमने किया, ऐसे स्टार्ट किया। तो क्या कोई इसमें से बच्चा आज अच्छे लेवल पर है? हाँ, एक ISRO में, इसरो में जूनियर साइंटिस्ट। मारुति में एक बच्चे की जॉब लगी थी। ग्रेट। होटल हॉलिडे इन में ही इज बिकम ए शेफ। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और इंसाइटफुल पॉडकास्ट लेकर आते रहें जो रियलिटी बेस्ड हो और नॉलेजेबल हो। तो मोस्ट वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज सर। थैंक यू। 40 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जब चीजें बहुत इजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, हर चीज इनिशियल स्टेज पर थी, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या चीजें आपने इनिशियली फेस की और कैसे सब सेटअप किया? पहले तो first thing which comes to mind is gratitude. It has been God has been kind. There have been a lot of positive people in my life, parents, elder brother, wife, so a lot of support, team. 40 साल पहले जब हम बात करते हैं, मेरी पहली जॉब थी, getting a salary of 550 rupees per month. एक लड़की थी आपकी एज की, उसने मेरा हाथ देखा था। हाथ देख के कहती है कि आप बिजनेस करेंगे। नॉट ओनली बिजनेस करेंगे, आप वर्ल्ड ट्रेवल करेंगे, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जाएंगे। पिक्चर दिस, वी आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, सर्विस फैमिली, कोई चांस ही नहीं है बिजनेस करने का। देन देयर इज अ गर्ल टेलिंग कि नहीं आप बिजनेस करोगे। अभी आज मैं वापस देखता हूँ उस सर्कमस्टांसेस को, तो मेरे को लगता है कि गॉड डेस्टिनी हैज बेटर एंड बिगर प्लान्स फॉर यू। आपको वो नजर नहीं आता है जी। You don't realize that. It's simple. Like आपको लगता है कि जो है या जो मैक्सिमम हो सकता है, that is the truth. Right. But destiny definitely have a huge bigger plan. तो जो इनिशियल स्टेज थी, आपने इमेजिन भी नहीं किया था कि आप बिजनेस करेंगे। करेक्ट। उस टाइम पर आप वर्किंग थे, जॉब कर रहे थे, और लाइक आई थिंक आपने बताया कि 500 कुछ आप सैलरी उस टाइम पर ले रहे थे। बिजनेस जब आपने सेटअप किया, उससे पहले कुछ सोचा या कोई माइंड में आइडिया आया या कोई और ऑब्जेक्टिव था जो आप सॉल्व करना चाह रहे थे, या सोसाइटी की प्रॉब्लम आपने देखी जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि ये बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ? बिजनेस तो इट केम बाय चांस। ओके, ठीक है, कि हम जॉब कर रहे हैं एंड फिर हमें लगा कि नहीं, काफी काम कर लिए, 5 साल काम कर लिया है, तो हम प्रोजेक्ट्स अच्छे से बना सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट बिजनेस जी। ओके, तो मी एंड माय पार्टनर हु इज राइट नाउ इन कनाडा, तो वी स्टार्टेड कि चलो जी अब हमारा प्रोग्राम है, अब हम बनाते हैं, अब हम बिजनेस करते हैं जी। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो इनिशियली आपने कुछ चैलेंजेस या कुछ स्ट्रगल फेस किया हो? बहुत सारे थे।
जो आपके लिए अभी तक भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो चैलेंज आपने फेस किया है, इसी वजह से आप इस स्टेज तक पहुंचे? स्टार्टिंग में फाइनेंशियल वर ऑलवेज अ चैलेंज, चैलेंजेस नेवर एंडिंग होते हैं, चैलेंजेस तो हमेशा आते रहते हैं, राइट आज भी आते हैं। राइट स्टार्टिंग में फाइनेंशियल वर वेरी बिग चैलेंज, मनी पोजीशन वाज टाइट। शुरू के ही कुछ महीनों में हमने ये सैलरीज हमारी डिले होती थी, पेमेंट्स कस्टमर से आएंगी तो सैलरी देंगे जी, पर सैलरी डिले हो जाती थी। तो शुरू के कुछ महीने में रियलाइजेशन हो गई कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ओके वी डिसाइडेड कि नहीं, सैलरी कुछ भी हो जाए 7 तारीख से लेट नहीं होगी। तो उस बात को भी 23 इयर्स हो रहे हैं, तो वो एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो वाला अभी तक follow हो रहा है। देन थिंग्स फॉलो, देन यू फाइंड ए वे। तो आपको रास्ता मिल जाता है, तो आप कमिटेड होने चाहिए, यू शुड बी एनफ कमिटेड। राइट। कभी आपके माइंड में ऐसा कुछ आया कि मुझे क्विट करना है? बहुत बार। I'll be honest, जिसको लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो वो गलत बोलता है। ये माइंड में आता ही आता है। इवन मैंने भी जब ये जर्नी स्टार्ट की तो मेरे माइंड में भी आया कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है या सक्सेस नहीं मिल रही, जो चीज मैं चाह रही हूँ वो चीज नहीं मिल रही, तो मेरे माइंड में भी आया था। तो आप अपनी जर्नी बताओ। तो हमेशा से लगता था कि बीच बीच में आवाज आती थी कि नहीं, छोड़ दो, नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहे हैं क्लाइंट्स, पैसा नहीं आ रहा है, टाइट है सिचुएशन, टाइट है। देयर वर चैलेंजेस। अभी जो चेंज हो गया है, द चेंज इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट। ओके, सो व्हाट यू लर्न इज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट एंड हाउ क्विकली यू आर एबल टू negate that voice with the positive vibration. राइट। जब आपके माइंड में ये चीज स्ट्राइक करती थी कि नहीं बन पा रहा है, क्विट कर देना चाहिए या कुछ और ऑप्शन ट्राई करते हैं, इनिशियली आपने बताया कि आपकी फैमिली आपके साथ थी, सपोर्टिव हैं, मैम आपके साथ हैं, सब कुछ था कि फैमिली की सपोर्ट की वजह से भी आपने ये स्टार्टअप किया, सब चीज सेटअप की। तो जब आपके माइंड में ये चीज आती थी कि आपको क्विट करना है, क्या चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी? So internally, you just realize that you have to keep pushing hard. You have to push harder. Find that voice कि नहीं, you need to do little bit more, just one step more, and probably achieve कर लो। You have to keep doing your good karma. तो डीपेस्ट लेसन इससे रिलेटेड कुछ? Keep doing good karma. Keep doing the right thing. जब कोई भी नहीं देख रहा है तब भी keep pushing, keep doing the right thing, keep doing the hard work. सफलता झक मार के पीछे आएगी। सक्सेस विल फॉलो। तो आपकी जर्नी एट द एंड बुक इंडस्ट्रीज के लिए सॉल्यूशन बिल्ड करने की तरफ कैसे बढ़ी? ऑर्गेनिकली हुआ था। तो हम काम कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे थे, एक बड़े पब्लिशर से कनेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि शेखर, यू आई हैव दिस प्रॉब्लम वेयर आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ टाइटल्स एंड आई वांट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which would help me to take out the book listing subject wise. Okay. And also उसमें एक बुक में मल्टीपल ऑथर्स हैं, तो मेरे को वो उनका ऑथर का रॉयल्टी का भी कैलकुलेशंस चाहिए। Okay. I solved it. We deployed it live. He was happy. And then he started with another one that of now मेरे को जो बिलिंग मेरी हाथ से कर रहे हैं उसको भी आप ऑटोमेट कर दो। I did that. Then he said कि अच्छा, जो स्टॉक आ रहा है या जा रहा है उसको भी मैनेज कर दो, मेरी 10 ब्रांचेस हैं। ओके, सो वी मैनेज दैट आल्सो। सो लाइक इट वाज ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स विद माय कॉमर्स बैकग्राउंड, आईटी नॉलेज एंड हिज फंक्शनल एक्सपर्टाइज, वी वर एबल टू बिल्ड अ सॉल्यूशन व्हिच वर्कड like a charm for him. And based on that success, other publishers called me, distributors then called me. We deployed the same solution there. Okay. प्रोडक्ट एक्सपैंड हुआ। जब एक प्रोडक्ट में मल्टीपल लोग अपना इनपुट्स देते हैं एंड वी एज ए सर्विस इंडस्ट्री डिलीवर दैट, देन इट बिकम्स प्रोडक्ट। तो कहते हैं कि लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जब आपने सेटअप किया, आपको किसने बोला कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो आपकी कॉमर्स की नॉलेज, आपके सॉफ्टवेयर की नॉलेज के थ्रू आपने ये सब चीज डेवलप की। तो जब ये सब चीज आप ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सब चीज बना रहे थे, आपने जब इसको रिलीज भी किया, जब ये फंक्शन में आ गया, तब कोई एक पॉइंट आपने नोटिस किया कि उस टाइम पर प्रॉब्लम थी जो आपका सॉल्यूशन आने के बाद सॉर्ट आउट हो गया?
तो बहुत सारी थी, मतलब वो तो सारी कोई की प्रॉब्लम दो तो रॉयल्टी, ऑथर Okay. रॉयल्टी इज वन पार्ट। इसके Okay. अलावा आप कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज जो उनको इंस्टीट्यूट्स को भेजना होती थी इंफॉर्मेशन, दैट पार्ट, देन इन्वेंटरी, देन Okay. अकाउंटिंग, एंड एक्चुअली द होल प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द टीम चेंज्ड। ओके देन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर जो रियल लाइफ प्रॉब्लम इवन आज की भी होती है, आप सोचो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर हंड्रेड्स ऑफ पब्लिशर से डील करता है, जी ठीक है, उसके बाद उसके पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 1 लाख प्लस यूनिक टाइटल्स होते हैं। जी अब उसको वो पब्लिशर्स को भी अकाउंट देना है कि कौन सी बुक्स सेल हो रही है, उसको वो बुक्स जो सेल करनी है हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स, इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन सेल करनी है। ओके अब आप उनसे अगर आप आज जाके पूछो डिस्ट्रीब्यूटर से कि आपने एक इनवॉइस पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कितना कमाया, जी उनका आंसर तो आएगा, बट आंसर के बाद एक पॉज आएगा। जी वो पॉज इज कॉस्टिंग देम millions of rupees, lakhs of rupees, ओके क्योंकि they are not sure unless they are driven through systems, राइट so they are not sure। प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रांगली हम रिजॉल्व करते हैं। करते हो ओके। जी। तो जब इनिशियल डेज में आपने सेटअप किया उस टाइम पर आपने ये प्रॉब्लम को फेस किया और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या पब्लिशर्स हैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपका सॉल्यूशन आने के बाद ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉर्ट आउट हुई? नहीं, कुछ हद तक नहीं, प्रॉपर सॉर्ट आउट हो गई। ओके सॉरी हो जाती है। ठीक है, बट आज भी ये प्रॉब्लम क्या है मार्केट में? हाँ, ओके तो आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो बिल्कुल पुराने जमाने में काम कर रहे हैं, राइट, और हमें लगता है कि हम सिर्फ इंडिया में ऐसे काम करते हैं। जी आई हैव सीन पब्लिशर्स इन कनाडा, ओके ठीक है, जो आज भी रॉयल्टी की स्टेटमेंट्स को खुद बैठ के क्रिएट करते हैं एक्सेल पे, ओके और हर एक बंदे को उन्होंने मेरे को बताया था 500 ऑथर्स हैं, और वो खुद बैठ के हर 500 ऑथर्स की एक्सेल में स्टेटमेंट बना के 500 बंदों को खुद ईमेल कर रहे हैं। और हम लोग सोचते थे कि शायद इंडिया में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी ट्रेडिशनल वे से ही काम कर रहे हैं। नहीं, सब जगह ओके ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है ओके ओके जो मैनुअली काम तो करते हैं ऐसा या कोई एक्सेल। स्पेसिफिक रीजन जो वो ट्रेडिशन से आगे मॉडर्न तक नहीं जाना चाह रहे? और जो वहाँ सॉल्यूशंस मिलते हैं दे आर टू एक्सपेंसिव, ओके एंड देन दे आर नॉट अवेयर कि हमारी जैसी कंपनी भी एग्जिस्ट करती है जो एक रीजनेबल कॉस्ट पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। ओके कुछ उनका माइंड सेटअप भी ऐसा होता है कि नहीं मुझे हाथ से ही काम करना है, मुझे ऑटोमेटेड, दैट इज स्पेसिफिकली विद इंडिया ओके एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है जी कि हमें वो पुराने जमाने से पुराने तरीके से काम करना है, बहुत स्ट्रांग है जी। तो हम कितना भी पुश कर लें या सजेस्ट कर लें कि आपका काम बेटर हो सकता है, बट नहीं। जैसे अगर कुछ लोग ट्रेडिशन को ही अभी तक ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बताना चाहेंगे कि ये अगर हम ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना चाह रहे तो उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है? आपको वक्त के साथ आगे बढ़ना है, यू जस्ट कैन नॉट स्टिक। अब आप एआई हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं जी। आज से 15 साल पहले तो नहीं था ये, बिल्कुल 15 साल पहले तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, आपने सिर्फ दूरदर्शन, 20 साल पहले यू जस्ट सी दूरदर्शन, चित्रा देखना है या तबस्सुम की बातें सुननी है आपने जी। आप चेंज हुए हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप जब आप कंज्यूम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, तो आप वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आपको बहुत फायदा हो सकता है। राइट। जो फायदा होता है वो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी होता है, स्पीड होता है, प्रोडक्टिविटी। तो जैसे आपने एआई का भी जिक्र किया अभी कि एआई आने के बाद हर चीज में बहुत सारी चीजों में चेंज हो रहा है, हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिलता है। फिर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या एआई हमारी जॉब्स ले लेगा या किस हद तक ले सकता है, या ऐसी कौन सी प्रोफाइल है जहां पर एआई अपना रोल नहीं प्ले कर सकता, ये बताइए। यही चीज इफ यू गो बैक, जब मैंने स्टार्ट किया था 40 साल पहले, जब कंप्यूटर्स नए आए थे, तब भी हम सब की ओवरऑल यही एक वाइब थी कि इमोशंस थी कि नहीं यार, ये तो कंप्यूटर आया तो सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जो रह जाएंगे ये सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर रह जाएंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर रह जाएंगे, हम सब तो गए। अकाउंटेंट्स की जॉब खत्म नहीं हुआ, अभी सभी लोग काम कर रहे हैं।
जो चेंज होता है वो आपको आपके स्किल्स आपको एनहांस करने हैं। राइट। एआई आपकी जॉब नहीं ले रही है। जिस बंदे को एआई यूज करना आता है वो आपकी जॉब ले रहा है। थिंक ऑफ एआई एज एन इंटर्न, एज ए वेरी इंटेलिजेंट इंटर्न। सबसे बेस्ट पीए है आपका, बहुत सारे काम वो आपको करके दे सकता है। बट उसको कोई बंदा तो दो, कमांड तो देने के लिए चाहिए। जैसे जब मशीन्स आई थी तो उसमें होता था कि नहीं अब लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हाँ। भाई मशीन को भी तो कमांड देने के लिए कोई पर्सन चाहिए होगा ना। वही चीज एआई के आने के बाद आप प्रॉम्प्ट तो दोगे ना, वो खुद तो प्रॉम्प्ट नहीं ले रहा है ना कहीं तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग की उसको भी रिक्वायरमेंट होगी ही। एआई को भी इम्प्रूव करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए। बिल्कुल। एआई को ऑडिट करने के लिए एक टूल बनाया which is कि मतलब एआई जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो कितना करेक्ट है जी। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? हॉस्पिटल का डाटा एआई को देते हैं। आजकल डेटा प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा लॉ है इंडिया में, अभी रिसेंटली आया। अब उस डेटा प्रोटेक्शन के हिसाब से, लॉज के हिसाब से, अब यू कैन नॉट शेयर द नेम ऑफ द पर्सन, द एज, द सेक्स, द जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, वो सब चीजें पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। तब हमारा टूल, अगर आप प्रॉम्प्ट देते हो, हमारा टूल उसको बताएगा कि ये प्रॉम्प्ट का जो रिजल्ट आया है वो ठीक है या नहीं है। आपके लॉज के हिसाब से आपने जो रूल सेट, फ्रेमवर्क सेट किया है वो ठीक है या नहीं है। एक वार्ड बॉय क्या सारे मेडिकल हिस्ट्री चेक कर सकता है किसी की? उसका प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स जो आएगा उस रिस्पॉन्स को हम ऑडिट करते हैं थ्रू दैट टूल। ग्रेट। कि उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी ज्यादा है, लेवल क्या है उसका। ओके ग्रेट। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स की, आज का यूथ बहुत इंटरेस्टेड रहता है स्टार्टअप्स में, सोचता है कि जल्दी से अपना बिजनेस सेटअप कर लें, अच्छा अर्न करें, जल्दी से आरओआई आ जाए, जल्दी से जो चीज वो चाहते हैं वो अचीव हो जाए। तो आप यूथ के पर्सपेक्टिव से क्या बताएंगे, क्योंकि आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अपना स्टार्टअप आपने किया, आपके पास इतना सारा स्टाफ है, बहुत अच्छे से आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो परफॉर्म कर रहा है, अभी आपने नई चीज के बारे में भी बताया। तो आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो किन चीजों को आपका ध्यान देना है और आपका माइंड में ऑब्जेक्टिव या माइंडसेट क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये नोट करनी है, जो ओवरनाइट सक्सेस जिसे कहा जाता है उसको सालों लग जाते हैं जी। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस। ओके। वो सिर्फ, अगर आप केबीसी की सक्सेस की बात करते हैं तो दैट आल्सो यू नीड टू प्रिपेयर जी, ऑफ कोर्स, राइट। उसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं। तो ओवरनाइट सक्सेस जो है इट वुड टेक 7 to 10 years ऑफ कोर्स टू रीच देयर। अगर आपको जॉब छोड़ के अपना काम करना है बिकॉज योर बॉस इज नॉट सो गुड, हाई चांसेस आर कि आप भी वही बॉस बनोगे। 99% चांसेस यही है कि आप उससे वर्स बॉस बनोगे जी। बिकॉज एम्प्लॉयर मेंटेलिटी, एम्प्लॉय मेंटेलिटी दोनों अलग अलग होती है। समवेयर यू नीड टू फाइंड दैट बैलेंस और दोनों तरीके से सोच के काम करना है। एम्प्लॉयर्स की मेंटेलिटी अलग अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है। तो यूथ को आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं? यूथ का काम है अपनी जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन लेके आए मार्केट में, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें। अगर वो सॉल्यूशन राइट प्राइस पे मार्केट एक्सेप्ट कर रही है देन यू विल सक्सीड। ओके। सो फोकस शुड बी ऑन द सॉल्यूशन, नॉट जस्ट बिकॉज कि आप जॉब कर रहे हैं और आप बॉस बनना चाहते हैं या अपना काम करना चाहते हैं। तो आपकी फाइंड द सॉल्यूशन। आपकी कंपनी में भी यंगस्टर्स होंगे जी, कुछ मिलेनियल्स भी होंगे एम्प्लॉयज, तो आपने मेजर डिफरेंस उनके माइंडसेट में क्या ऑब्जर्व? आजकल की जनरेशन बहुत अवेयर है, दे आर वेल अवेयर। उनको क्या करना है उनको क्लैरिटी है। इसके अलावा दे आर आल्सो फोकस्ड ऑन कि मेरे को सिर्फ काम नहीं करना है, मेरे को अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। मेरे को और भी बहुत सारी चीजें करनी है जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक चीज पर स्टक हो गए तो स्टक हो गए, हर चीज को एक्सप्लोर करने का उनका माइंडसेट रहता है कि हर चीज आपको ट्राई करनी है। करेक्ट। वही अगर मैं मिलेनियल्स की बात करूं, अर्ली मिलेनियल्स एंड लेट मिलेनियल्स की बात करूं, लाइक आई थिंक आप भी मिलेनियल्स में ही आते हैं, है ना? तो आप अर्ली मिलेनियल्स हो गए और कुछ मैं भी शायद मिलेनियल में ही आती हूँ, बट वो बहुत लेट है। तो आप मेरी एज के बच्चों के साथ भी काम किया होगा और आपके कोवर्कर्स भी होंगे आपके एज के भी, तो उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? हम लोगों के पास when we were working, like my generation were working, हम लोगों की बेसिक्स के लिए स्ट्रगल थी। ओके।
राइट. So we had to like really push hard कि हमारे बेसिक्स क्रिएट हो. आजकल की जो जनरेशन है इनके बेसिक्स क्लियर हैं, मतलब इनको बेसिक्स सेटल्ड है, इनको टेंशन नहीं है. अगर 6 महीने काम नहीं करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, राइट. बट मैं दिल से चाहता हूँ कि स्पेशली इन इंडिया वो एक दिन भी अपना खाली नहीं करें. इंडिया है स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स जो चाहिए एज ए कंट्री. कंट्री तभी ग्रो करती है जब सभी मिलके बहुत एफर्ट मारते हैं. जी बिल्कुल. और स्पेशली इस टाइम पे यूथ का वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है. यूथ वर्क कर रहा है, बट जैसे आपने बताया कि आप नहीं चाहते कि वो एक दिन भी अपना वेस्ट करें, कहीं ना कहीं यूटिलाइज जरूर करें, तभी वो हमारा नेशन आगे जाएगा. तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है. तो व्हेन यू आर वर्किंग, सो वेदर यू आर डूइंग योर ओन वर्क और आप जॉब कर रहे हैं एज ए यूथ, माय सजेशन इज टू फाइंड ए नॉट टू डू लिस्ट. जनरली लोग टू डू लिस्ट करते हैं. आई विल से दैट राइट डाउन योर नॉट टू डू लिस्ट. और नॉट टू डू लिस्ट में क्या डिसाइड करना है आपका ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स. अगर आप 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हैं, सो लेट दैट बी ओनली फॉर वर्क. So let there be no distractions, zero distractions, just focus. The moment you are able to achieve that, you'll see there is a huge difference. Of course. तो आपने ये की पॉइंट बताया आई थिंक सो पॉडकास्ट का कि वी यूजुअली प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टू डू लिस्ट. तो हमें नॉट टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि ताकि हम डिस्ट्रैक्ट कम हो. Correct. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उस पर फोकस कर सके और अपना एम अचीव कर सके जल्दी से जल्दी. जी. एक मैंने किसी को ईमेल करी तो एक ईमेल के जवाब में यह आया कि मैं दिन में 2 बार ईमेल देखता हूँ, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे. अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो मेरे इस बंदे से बात करो. हम लोग तो नहीं, बिकॉज हमारी कस्टमर सर्विस टीम है तो वी हैव टू बी ऑन द ईमेल्स. बट फॉर जनरल टीम मेंबर्स, ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज अ लेसन कि वो बंदा ईमेल भी नहीं देख रहा है. वो बंदा तो मतलब ईमेल, फेसबुक नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम वो सब तो छोड़ ही दो. मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम जाता हूँ, प्रोबब्ली 10 मिनट्स अ डे. मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप उस पर एक्टिव है भी है या नहीं है. हाँ. तो जैसा आपने बताया कि वो पर्टिकुलर पर्सन का टाइम है कि वो ईमेल भी मॉर्निंग में और इवनिंग में एक बार चेक करेगा. और आपको ईमेल करते हो तो उसका जवाब आ जाएगा कि ये इसी टाइम पे चेक होगी. हाँ. ओके. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन उनका या कुछ और काम में? ओके. उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. जब वो फोकस काम कर रहे हैं तो फोकस काम कर रहे हैं, उनको ईमेल की डिस्ट्रैक्शन भी नहीं चाहिए. तो वो क्या जेन ज़ी है? नहीं. ओके. अमेजिंग. तो ये चीज हम लोगों को भी शायद से अपनी लाइफ में ऑप्ट करनी चाहिए कि एक जो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है वो नहीं होना चाहिए हमारे काम में, हमारी लाइफ में. अगर हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं तो आई थिंक सो हमें फैमिली को ही टाइम देना, और अगर हम लोग ऑफिस का काम करें तो हमें ऑफिस का ही काम करना चाहिए. तो वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारा काम होने ही नहीं देती है. काम भी नहीं, आप फैमिली के साथ बैठे हो. आपने बताया अब आजकल की फैमिली में वेरी कॉमन कि डिनर टेबल पे इंस्टाग्राम चल रहा है. इंस्टा पैरेलली चल रहा है और कोई टिंग की आवाज आती है एंड देन यू आर अगेन देयर. सो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द फूड व्हिच यू आर ईटिंग, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द फैमिली. अभी रिसेंटली वी वर टॉकिंग विद समवन, तो वो कहते हैं कि आप जो होर्डिंग्स हैं, इफ यू गो फ्रॉम एनी एयरपोर्ट, इफ यू गो टू थ्रू ए रोड, द होर्डिंग्स आर नॉट फॉर द यूथ. Youth are always on the phone. Okay, right. तो वो उधर एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, वो चीज देख ही नहीं रहे कि क्या होर्डिंग लगा है या क्या बुलेटिन बोर्ड पे भी विजिबल है. Hoardings are targeted towards people like us who would see around, who would look around. So please come out of this. हम लोग जो भी न्यूज होती है या जो भी चीजें होती है वो हम इंस्टा सोशल मीडिया से ही गैदर कर लेते हैं, या जो भी चीज मार्केट में आ रही है वो हम सोशल मीडिया से ले लेते हैं. हमें वो होर्डिंग्स और ये सब चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही. तो ये हमने बहुत लाइक कोर पॉइंट टच किया है आज के यूथ का कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही ज्यादा हैं. चाहे वो डिनर टेबल पर हम लोग अपना फोन यूज करें या फिर काम के टाइम पर
इवन कॉर्पोरेट में भी देखो तो वहां पर भी रील्स बन रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें स्पॉइल कर रहा है, आज नहीं तो कल, और हो सकता है हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो चीज को लेकर जाएंगे। एक और पॉइंट बताता हूँ, there's somebody who is creating that tools which keep you occupied. राइट, Instead of being here, you be there who are creating those tools. And moment you be there, see the amount of revenue you can generate for yourself and country. राइट, मतलब अगर कोई फेसबुक इंडिया में बनाओ, पर इंडिया वाले बनाएंगे कैसे सारे, तो फिर फेसबुक इंस्टा पे हैं। बिल्कुल वहीं पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम अपना ही यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म, जो कि हम सुनते हैं कि हाँ इंडिया में भी है, बट वो इतना ज्यादा चल नहीं रहा है इस टाइम पर, तो अगर हम इंडिया के ही ऐसे प्लेटफॉर्म को आकर ज्यादा लेकर जाएंगे, आगे ज्यादा लेकर जाएंगे, तो ऑफ कोर्स हमारा नेशन ही ग्रो करेगा। अगर मैं दोबारा से हमारी बुक इंडस्ट्री पर हम, तो जैसा आपने बताया कि बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने देखे और पब्लिशर से आपकी बात हुई, जो भी उनका प्रॉब्लम होती थी, आपके जो भी सॉफ्टवेयर्स आपने डेवलप किए, सॉल्यूशंस डेवलप किए, उसके बाद पब्लिशर्स की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गई, पूरी सॉर्ट आउट हो गई। तो अगर मैं आज की बात करूं, क्या बुक इंडस्ट्री या बुक्स अपनी इंडस्ट्री से निकलती जा रही है? आर बुक्स डाइंग? बुक्स ना रजनीकांत की तरह लोग कहते हैं कि खत्म हो गए हैं, बट ही कम्स बैक। ओके, ही कम्स बैक, वो वापस आ जाते हैं। So books are not dying. यही books are dying वाला कंसेप्ट तब भी आया था जब रेडियो आया था स्टार्टिंग में। Okay. कि सारे बंदे रेडियो पे टाइम स्पेंड करेंगे, बुक सस्टेन्ड। देन टीवी आया, सारे बंदे टीवी पे टाइम स्पेंड करेंगे, बुक्स कौन पढ़ेगा, बुक सस्टेन्ड। ई बुक्स आई, इवन देन द प्रिंट बुक सस्टेन्ड, ऑडियो बुक्स आई, प्रिंट बुक सस्टेन्ड। We still go to international book fairs, huge book fairs. Books are growing. Printed books are growing in the markets. Few European countries, जिन्होंने पहले बच्चों के लिए, सारे इनिशियल बच्चों के लिए, क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए बुक्स को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो बच्चे जो हैं सिर्फ टैब से पढ़ेंगे, राइट। And recently, like banned the tab, right, and have come back to the books. Right. So books are not dying. ये क्वेश्चन मैंने अपने पॉडकास्ट में पूछा था कि ये चीज सच में उन्होंने एप्लीकेबल की थी, कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही उन्हें पढ़ाएंगे, 100%. बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ चेंजेस, ह्यूज चेंज, और दोबारा से बुक्स को वो अपने एजुकेशन सिस्टम में वापस ले आए। करेक्ट। तो बुक्स जो है वो कभी भी जाने वाली नहीं है मार्केट से। What is actually changing is how books are being consumed. Okay. So there are different formats now. So the books are there, printed books, physical books, then e-books, audio books. Then we are also consuming books in the terms of वेब सीरीज एंड मूवीज। तो आपने बहुत सारी मूवीज जो हिट मूवीज हैं वो बुक्स के ऊपर बनती है। हैरी पॉटर की सीरीज बुक्स एंड लाइक सो द बुक्स आर देयर। You've always loved books, stories तो सबको पसंद है। तो मतलब कि बुक्स जाने वाली नहीं है, बट हाँ उसका वे ऑफ कंजप्शन और वो चेंज हो गया है कुछ हद तक, पर फिर भी जिसको अगर रीड करने की आदत है, वो बुक का टेक्सचर पसंद है, पेपर का फ्लैप पसंद है, वो कभी भी जाने वाला नहीं। हाँ। बस सर मैं अगर एक जनरल बात करूँ ना, अगर मैं आज के यूथ की बात करूँ तो मैं देखती हूँ कि जैसे उनका रिटेंशन स्पैन थोड़ा कम तो हो गया है ऑब्वियसली, पर उनका जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो भी पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप उस टाइम पर सिर्फ हमारे पास एक सोर्स होता था कि बुक से ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर से ही पढ़ना है, या मैगजीन से आना है, या ज्यादा से ज्यादा संडेज को वो कॉमिक्स आ जाती थी। उसके बाद हमारा टाइम आया, हम लोगों ने भी बुक से ही पढ़ा, कॉमिक्स आती थी, उसमें स्केचिंग करते थे हर संडेज को, या न्यूज़पेपर में स्कूडो का ऑप्शन रहता था, वो चीज भी देखते थे। तो हमारे भी रीडिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा अच्छी थी। बट अगर मैं आज का यूथ देखूं और आप आने वाले जो जनरेशन है, अब हमारी अल्फा आ रही है, इसके बाद बीटा आ रही है, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि आपको बुक्स जो है उसका लाइक बुक्स के साथ जो भी आपकी इंटरेक्शन है वो चीज खत्म नहीं होनी चाहिए? तो वो पेरेंट्स का काम है। वो आप पेरेंट्स अगर आप बच्चे को लेके रोज रात को बुक की स्टोरी सुनाएंगे, रीडिंग करेंगे 15 मिनट की, तो काफी है। बच्चा विल लर्न एंड बच्चा विल रीड बुक्स। वेरी सिंपल, द ओनस इज ऑन अस, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, जो बच्चों को डे 1 से रोज शाम को 15 मिनट
मूवी देखने की बजाय या टीवी देखने की बजाय या उसके हाथ में मोबाइल देने की बजाय कहानी सुना दो बुक से पढ़ के, तो वो हैबिट उससे आउट नहीं होगी, वो बुक्स के साथ एंगेज ही रहेगा पूरी लाइफ। तो आपने डिफरेंट कंट्रीज में विजिट किया है, वहां पर भी आपके कुछ क्लाइंट्स भी रहते हैं, वहां पर भी आपने अपनी सर्विस दी है, तो डिफरेंट कल्चर्स भी आपने ऑब्जर्व किए होंगे, तो क्या मेजर डिफरेंस रहता है, क्या चीजें चेंज रहती हैं, और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और क्या कॉमन रहता है जी। सो एक पैटर्न जो सब जगह विच इज कॉमन एवरीवेयर, ओके, दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड। कहीं भी जाता हूँ, दो तरह के लोग मिलते हैं, जो काम उनको दिया जाता है वो काम कर लेते हैं, they do what they are supposed to do, they do what is assigned to them, and then there is a second set of people who will go beyond, who will take ownership, who will do more, who will learn more, who will push more. जो second तरह के लोग हैं ना, they succeed, they really go far beyond what they are supposed to achieve, like because on a day-to-day basis they are putting in that hard work, irrespective of whether they are talented or not. ये जो सेकंड टाइप के वर्क हैं, जो ऑनरशिप वाला काम है, आई हैव सीन इट अक्रॉस द वर्ल्ड इन इंडियंस, दैट इज द मेंटालिटी वी टेक ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई वी आर सक्सेसफुल। आप इंडियंस कहीं भी जाते हैं, दे आर सक्सेसफुल। उनके ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ होता है, वो दे डोंट सेटल इजीली। This used to be the same story for my and my earlier generation who went to USA, who built all IT companies, not that what they owned, but like, you know, everywhere there are so many Indians, the people who went to UAE, UAE में लोग कहते हैं कि दुबई इंडियंस ने बनाया है, and जो वहाँ पुराने लोग हैं, they respect Indians for that, because we worked very hard. The Indians worked very hard. जैसे आपने बताया, जो second type of people हैं, they always find the success, क्योंकि they will work hard, they learn, और हर स्टेज में उन्हें काम करना आता है, हर स्टेज में उन्हें रहना आता है, and we Indians have this quality. हाँ, ये लग नहीं है, वायरिंग है, we are inbuilt. हमारे खून में फिट किया हुआ है कि नहीं, ये ऐसे ही चलेगा. We are born for that hard work and the push for success. Right. तो कुछ ऐसा कॉमन कल्चर डिफरेंस जो आपने ऑब्जर्व किया? कई सारे हैं. लाइक एक बार मैं कनाडा में एक बोर्ड रूम में बैठा था, and I would give my card like this. This is my card. My name is Chandrasekhar. Okay. And this is what we do everywhere. Like. Okay. तो वो बंदा कनाडा वाला, oh, your card is carrying a lot of weight, man. You're going down. And then they laughed. Everybody laughed. Okay. And then he just took his card, and threw it across table to me. Okay. Yeah, he just threw the card like this. Okay. Like this. Chalo ji, this is my card. Right? For me that was a cultural shock. ये क्या हो रहा है? So then I understand कि नहीं, every culture is different. For Indians and Asians, the card is a matter of respect. Of course. For their culture, it's just a way of communication, nothing else. I mean, there's no emotions involved attached with the card. I think so. We Indians have emotions with everything. True. मतलब आपने तो जिस यहाँ पे कार्ड की बात की, अगर मैं आई थिंक सो एक पेपर भी किसी को, अपने टीचर को भी पकड़ाती हूँ ना, तो मैं लाइक ऐसे करके पकड़ाऊंगी. मतलब ऐसा नहीं है कि एक हाथ से मतलब लाइक टिकट या कुछ और, ऐसे नहीं मैं बोलूंगी. एक हाथ से नहीं पास करूंगी, मैं दोनों हाथ से ही दूंगी. ये काइंड ऑफ रिस्पेक्ट सामने वाले को भी दे रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है उस ऑब्जेक्ट को भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं. करेक्ट. तो ये कल्चर डिफरेंस वहां पर ये कॉमन होगा कि हाँ यही चीजें चलती है, बट हमें भी टच किया कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. हाँ, तो बिल्कुल. और कुछ जो आपने ऑब्जर्व किया? चैलेंजेस सब जगह हैं. इंडिया के चैलेंजेस, थर्ड वर्ल्ड के चैलेंजेस और फॉरेन कंट्रीज के चैलेंजेस बहुत बहुत अलग अलग हैं जी. तो एवरीवन उनको लाइक यूके में एक किसी भी आम आदमी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरी जॉब नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, या मेरे बच्चों का क्या होगा. हाँ. क्योंकि बच्चे तो वैसे ही 16 साल के बाद उनको बाहर निकल जाना है, उनको
they're not bothered. So that's why they've created this Mother's Day, Father's Day. राइट। अब हमारे यहाँ तो रोज मदर्स डे है। हमारे मम्मी पापा तो घर ही रहते हैं। राइट। उन्होंने मम्मी पापा के पास साल में एक दिन जाना है क्योंकि वो मदर्स डे मिलने के लिए कि हाँ एक स्पेशल डे उन्होंने डेडिकेट कर दिया, वो मदर्स डे है, वो फादर्स डे है। जी जी जी। हमारे यहाँ तो रोज है। जी। तो हमें डेली घर से जब जाना है तो हम मम्मी पापा के पैर छू के जाएंगे अगर मम्मी पापा हैं तो। जी। एक और इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ मैं। नाइजीरिया में मैं किसी कस्टमर के ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था, किसी ड्राइवर फोन पे बात कर रहा था, मैं पीछे था। पुलिस वाले ने देख लिया, सीटी बजाई। इस भाई ने क्या किया, फोन को उठा के नीचे फेंका, गाड़ी में अपने पैर के नीचे फेंका कि वो देख ना ले, और गाड़ी फुल स्पीड पे भगा दी। एंड इट वाज अ रेस। वो भगा रहा था गाड़ी एंड पुलिस वाला ऑन बाइक। ओके। लगभग 3-4 मिनट तक ये रेस चली। तो उन्होंने कैच कर लिया कि हाँ, पुलिस वाला ऑफ कोर्स कॉट है। देन उन्होंने अपनी भाषा में बहुत बातें हुई, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। मेरे को ये समझ आया कि लास्ट में उसने अपनी जेब से 800 रुपए निकाले और उसके हाथ में पड़ा, मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो क्या ये वहां भी चलता है जैसे यहाँ पर चलता है? हाँ, अफ्रीका में चलता है। दिस वी कैन नॉट थिंक अबाउट डूइंग दिस इन यूएस, यूके, यूरोप और कनाडा। वहाँ बहुत चलता है। अफ्रीका में चलता है, इंडिया में बहुत चलता है, पर इंडिया में मैंने कभी रेस होते हुए नहीं देखा। बट वहां जाके ये आपने खुद ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया आपने। एक और मैक्सिको में I was with a girl who was doing PhD. Okay. And you know what? She told me. Okay. So we went around. I mean, I told her कि since I am in Mexico, show me around. Okay. And I'll pay you for 1 extra day. Okay. And she took her car and took me around. Okay. उसने मेरे को रास्ते में बताया, कन्वर्सेशन करी कि जब सुबह घर से निकलती है, उसे पता नहीं कि शाम को वो वापस आएगी या नहीं आएगी. It's not safe. So the girls are especially not safe, at risk of being hijacked, of being raped. So then I thought कि इंडिया में तो बहुत शोर मचता है, but then we just realize कि we are far safer than so many places in the world. Of course. We just don't realize that. नाइजीरिया में एयरपोर्ट से आई गेट पिक्ड अप. आई एम टोल्ड जो बंदा पिक करने आएगा उसका नंबर और उसका इंफॉर्मेशन सारी मेरे को पहले शेयर करी जाएगी कि तुमने इसी के पास जाना है, इसी की गाड़ी में जाना है. वो बंदा मेरे को होटल ड्रॉप करेगा. देन आई एम आस्क्ड नॉट टू लीव होटल अलोन. अगेन इट्स नॉट सेफ. इट्स नॉट इवन सेफ टू गो आउट एंड बाय सम वाटर फ्रॉम आउटसाइड. जस्ट आस्क योर होटल बॉय टू गिव यू वाटर इन योर रूम. मतलब हम लोग अपने नेशन को ब्लेम करते हैं, बट हम लोग रियलाइज नहीं करते कि कितने कंट्रीज, कितने प्लेसेस हमारे पास फ्रीडम है. बहुत फ्रीडम है. we are far better. We are at a very good level in terms of safety, right. Women safety. वो कहते कि नहीं आपको कोई ले जाएगा और फिर हमारे से पैसे मांगे, रैंसम मांगे. In black country you are a white, so they know कि if there is a white people it's a foreigner, right, and they can ask for money. So it's not safe there. हाँ, I was always in my hotel. सुबह 10 बजे पिक करते थे मेरे को और शाम को 6 बजे होटल में छोड़ देते थे. आप होटल में ही रहो, खाना भी होटल में ही खाओ जी. बाहर नहीं जाना. आपने बाहर जाना है तो मेरा बंदा साथ जाएगा. तो ऐसा ही एक किस्सा एक मैम ने हमें बताया था कि हमारा एक पॉडकास्ट हो रहा था एक रेप्यूटेड स्कूल के प्रिंसिपल के साथ. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया चाइना का. सो शी वाज टेलिंग कि जब वो चाइना में गए, कोविड से जस्ट पहले की बात है, तो वो किसी काम से गए थे, अपने स्कूल के काम से गए थे. तो उन्होंने बताया कि वो अपनी फ्रेंड के साथ कहीं घूम रहे थे और बाई चांस उन्होंने देखा कि एक विमेन जो है वो फेंट हो गई है. सो हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, अगर कोई सामने वाले को चोट लगी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाके उसकी हेल्प करते हैं ना. तो वो इंडियन है तो उनके अंदर भी यही था. वो गई और उन्होंने अपना पानी ऑफर किया. जो विमेन फेंट हुई उसके साथ एक और पर्सन था. वो पर्सन
उस लेडीज पर शाउट करने लगा कि आप ये पानी क्यों दे रहे हैं, आप हमें मारना चाहते हैं क्या। तो उन्होंने बताया कि वहां पर अलाउड नहीं है कि हम अपनी चीज आपको ऑफर कर दें, क्योंकि अगर आप ऑफर करेंगे तो आपके ऊपर ही ब्लेम आ सकता है कि आपने ही कुछ मिलाया है या आपकी वजह से ही इस पर्टिकुलर पर्सन को हार्म। सो एटलीस्ट हमारे इंडिया में ये सब चीजें नहीं है, हमारे पास फ्रीडम है, हम किसी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ चीजें हो रही हैं बुरी, जिसलिए हमें अपनी सोसाइटी को और अवेयर करना है, हमें हमारे यूथ को और ज्यादा अच्छी राह पर लेकर जाना है। बट फिर भी बहुत हद तक हमारा देश बहुत अच्छा है। तो सर, आप अपने काम के अलावा एनजीओ के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपका कुछ इससे पहले कुछ कनेक्शन या कुछ इमोशन कि आप एनजीओ के लिए भी कुछ करें या अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए कुछ करें? तो ये तो बचपन से ही हमारे मतलब जीन्स में ही है कि चलो जी कुछ हमें लाइफ में सारे काम अपने लिए नहीं करने हैं। तो दैट संस्कार हमें सब मिलते हैं कि सब अपने लिए नहीं करना है। आज से 30 साल पहले जब हम थोड़ा सा वी वर अर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ, मेरा पार्टनर कहता है कि यार हमें कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए, और ना जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे ये बच्चों को ना स्कूल भेजेंगे। तो मैंने कहा यार आर यू श्योर कि तुम 10-20 साल तक जिंदा रहोगे? करना है तो आज से स्टार्ट कर देते हैं। आज से हम दैट डे हमने प्लान किया, आपस में बात करी। अपने एक दोस्त हैं जो मैम है नजफगढ़ में, उनसे बात की कि हम ये स्लम के बच्चों को हम चाहते हैं कि वो पढ़ें। कुछ गए 3-4 बार वहाँ गए, 5 बच्चों को हमने एनरोल कराया और स्कूल की फीस हमने भरी, क्लास जो यूनिफॉर्म्स बुक्स सब अरेंज हमने किया, ऐसे स्टार्ट किया। तो द पॉइंट वाज कि वी आर नॉट वेटिंग फॉर सम डे कि भाई जब होगा तब करेंगे। वी स्टार्टेड विद आज जो है उससे जितना कर सकते हो करो, रास्ते अपने आप बनते हैं। तब से कर रहे हैं और आज की डेट में 500 बच्चे हैं जिनको स्कूलिंग, यूनिफॉर्म्स, एजुकेशन, बुक्स, ट्यूशंस, ये सब हम टेक केयर करते हैं। तो उनकी जो भी एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं फंड्स। ग्रेट इनिशिएटिव। तो फंड्स भी, कोऑर्डिनेशन भी, पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग में इसमें दिक्कतें आई थी, पता है। वो कहते थे कि तुम हमारे बच्चों को उठा के ले जाओ। ट्रस्ट नहीं करते होंगे, ऑफ कोर्स नहीं करते होंगे। हाँ। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब उन्हें लगा कि नहीं ये ठीक है, ये काम कर रहे हैं और कुछ, तब हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं। तो क्या कोई इसमें से बच्चा जो आज अच्छे लेवल पर है? हाँ, एक ISRO में, इसरो में he became a जूनियर साइंटिस्ट। एंड देन अभी एक मारुति में एक बच्चे की जॉब लगी थी। एंड देन देयर इज वन गाय जिसका कौन सा होटल है, होटल हॉलिडे इन में ही इज बिकम ए शेफ। सो हमने इनको स्टार्टिंग से नर्सरी से 10th तक, 11th तक, 12th सब तक स्लम के बच्चे थे। सब स्लम के बच्चे। और वन ऑफ देम जो आज इसरो में भी जॉब कर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग सर। मतलब जो आपने बताया कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा होगा तब जाके हम किसी की हेल्प करेंगे या उस पर्सन की एजुकेशन फैसिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेंगे। जितने रिसोर्सेज हमारे पास आज हैं, और अगर आपका मन है तो हमें आज ही काम कर लेना चाहिए। आज ही करना चाहिए। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आपकी मेड का बच्चा, आप उनसे पूछेंगे अगर मेड के बच्चे से कि ये स्कूल जा रहा है, तो वो जनरली ये कहेगी कि ये गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल में क्यों जा रहा है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल के पैसे नहीं होंगे फीस देने के, या प्राइवेट स्कूल के बुक्स के पैसे नहीं होंगे, तो सारी बात पैसे पे आ जाती है। जी, बिल्कुल। सिर्फ एक एजुकेशन है जो किसी भी बच्चे के लेवल को एनहांस कर सकती है। तो इसीलिए मतलब खाना खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, मतलब आपको, और खाना खिलाने के लिए डोनेशन देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए
उनका एक लेवल इंक्रीज करना, वो एक डिफरेंट लेवल है। और एक पढ़ाई ही है जो आपको अपग्रेड करती है, आपके करंट स्टेटस से ऊपर उठाती है, और सिर्फ आपको नहीं, शायद पूरी आपकी फैमिली को, पूरी जनरेशन को। सो दैट इज द इंटेंशन। ग्रेट, मतलब इतना अच्छा इनिशिएटिव आपका है। यूजुअली लोग एनजीओज के नाम पर जस्ट बोल देते हैं कि हाँ हम एनजीओ में कंट्रीब्यूट करते हैं, या कुछ कभी कभी चले जाते हैं, या हमारा खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करने चले जाते हैं, ये चीज़ बोल देते हैं। बट द थिंग यू सेड कि उनकी एजुकेशन के लिए जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो वो सबसे ही ज़्यादा अच्छा काम है। और आपने भी बताया कि उसमें से बहुत अच्छे बच्चे आज अच्छे स्केल पर भी वो काम कर रहे हैं। ग्रेट सर, तो हम एंड की तरफ मूव करते हैं। आपने इतना सब एक्सपीरियंस किया लाइफ में, डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट कल्चर देखा, सीखा, लर्न किया, अपना सेटअप किया, यूथ के साथ अभी आप काम कर रहे हैं, कोवर्कर्स को भी देखते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। तो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आपको आज के टाइम पर रहता हो। नॉट द रेवेन्यू नंबर्स, हालांकि 1200 क्लाइंट, 12 कंट्रीज, इंडिया का नंबर 1 ERP फॉर बुक ट्रेड, अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि जिसके लिए आपने काम किया वो आज नंबर 1 पर है। रियल सेटिस्फेक्शन तो अक्रॉस 24 इयर्स बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। कहाँ फ्रेशर, नर्वस फ्रेशर आए थे, अभी वन ऑफ देम इज माय पार्टनर, सो देन लीडिंग द प्रोडक्ट टीम, देन वेंट ऑन टू माइक्रोसॉफ्ट, एक बंदा वेंट ऑन टू डू जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, दैट बहुत सारे ऐसे हैं। तो able to help that and create that, that's a big satisfaction। जब क्लाइंट कहता है कि नहीं तुम्हारे सॉफ्टवेयर की वजह से मेरी जिंदगी आसान हो गई, आई कैन गो टू वेकेशन, बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। आई हैव विजिबिलिटी फॉर माय नंबर्स, आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ माय बिजनेस, सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। हमारी वजह से बहुत सारे लोगों का काम आसान हो गया जी। एक और इंसिडेंट बताता हूँ, एक वेरी सेटिस्फाइंग इंसिडेंट। एक 75 years old पर्सन टाइपराइटर पे इनवॉइस करते थे सालों से। कंपनी अच्छी थी, कंपनी के ऑनर अच्छे थे, उन्होंने उनको निकाला नहीं था। उनको हमने जब सॉफ्टवेयर डाला तो उनको हमने इनवॉइसिंग सिखाई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से। तो जब उन्होंने अपने हाथ से कंप्यूटर चला के, टाइपिंग तो आती थी, तो टाइपराइटर से कंप्यूटर पे मूव करना इट्स वेरी इजी। उन्हें थिंग आपको सिखाना पड़ा, तो हमने सिखाया उनको। और जिस टाइम उनका पहला इनवॉइस कंप्यूटर से निकला था, दैट सेटिस्फेक्शन जो उनके फेस पे थी, और जो खुशी उनके झलक रही होगी कि मेरे को कंप्यूटर आ गया, और मैं साथ में ये, अच्छा ये टाइपराइटर में मेरे को दोबारा नहीं टाइप करना पड़ेगा। That was something that was ये आपने कुछ अचीव किया है। तो ये सिखा कर, लोगों का काम आसान बनाकर, तो वो एक आपके सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। ग्रेट सर। तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक और सर क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक किया कि आपने जब ये सोचा कि मैं बुक इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर सेटअप करने जा रहा हूँ, तो आपने सिर्फ बुक इंडस्ट्री के लिए ही सोचा, या बहुत दूसरे सेक्टर्स के चीजें भी आपके माइंड में थी? और नहीं, मैंने बताया था ना, ऑर्गेनिकली हुआ है ये। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने बुक इंडस्ट्री के लिए सोचा। तो एक बुक इंडस्ट्री वालों ने मेरे को बुलाया और हमारा काम हुआ। तो अभी कोई और इंडस्ट्री वाले भी आएंगे तो विल डू देयर वर्क आल्सो। एआई का, यस, वी कीप थिंकिंग अबाउट अदर इंडस्ट्री, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहते हैं। तो इट्स नॉट ओनली बुक इंडस्ट्री, बट बुक इंडस्ट्री इज व्हाट वी आर नोन फॉर। तो इसके लिए बुक इंडस्ट्री की ज्यादा बातें होती हैं। ग्रेट सर। तो सर अगर मैं आज से 40 साल पहले की बात करूं, जिस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, चीज़ें डेवलप हो रही थी, इनिशियल स्टेज पर था हर चीज़, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे सब बिल्डअप किया आपने? ठीक है, तो आई डिड माई बीकॉम इन 1985, अबाउट 41 ईयर्स बैक। और तब यहाँ पे बीकॉम करने के बाद 2 ऑप्शन थे, या तो हम सीए कर लें, सीएस कर लें, जॉब्स ढूंढ लें, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लें, या प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लें जी। अब मेरे को इन सब में से कुछ भी पसंद नहीं था। कंप्यूटर नए नए आए थे और कंप्यूटर कोर्सेज नए नए थे, एनआईटी तब स्टार्ट हुई थी जी। तो आई थॉट कि नहीं, ये लाइन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है, इसमें जाते हैं। तो बीकॉम के बाद आई डिड माय सॉफ्टवेयर डिप्लोमा। तो कॉमर्स बैकग्राउंड प्लस आईटी।
सो दैट बिकेम ए डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस होते हैं टेक्निकल्स के अलावा, इंजीनियरिंग के अलावा, तो उन सब में कॉमर्स का बैकग्राउंड होना एक बहुत बड़ा प्लस होता है। राइट राइट। आपको ऑलरेडी पता है, मैं पापा के साथ ऑलरेडी अकाउंटिंग बुक्स लिखता था, तो मेरे को ऑलरेडी पता था कि ट्रेडिशनल साइड में कैसे बुक्स लिखी जाती हैं। सो देन आई रोट प्रोग्राम्स, तो मेरे को दोनों अंडरस्टैंडिंग थी। आमतौर पे जब इंजीनियर्स, इवन आज के इंजीनियर्स, उनको आप कोई प्रॉब्लम बताते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस की प्रॉब्लम बताते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता है। डेबिट क्रेडिट किसी को समझ नहीं आता है। जी। तो एक ऐसा दैट बिकेम एन एडवांटेज। तो सर जैसा अभी आपने बताया कि आपके पास एक एडवांटेज थी कि आपको बीकॉम की नॉलेज है, अकाउंट्स की नॉलेज है, आपको डेबिट क्रेडिट पता है, प्लस आपने जब डिप्लोमा किया तो आपको आईटी की नॉलेज होगी, प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी। जो आज गवर्नमेंट एनईपी की बात करती है, उसमें भी तो यही है। उसमें भी तो हम सब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट स्ट्रीम से ले रहे हैं, ताकि हमारे जो मल्टी स्किल्स आ सके हमारे अंदर। ये काम आपने उस टाइम पर अचीव किया, इसीलिए आप आज इतने हायर पोजीशन पर हैं। तो ये गवर्नमेंट ने अब सोचा कि हम अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो थोड़ी सी नॉलेज हमें कॉमर्स की भी होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज हमें आर्ट्स के सब्जेक्ट की भी होनी चाहिए, क्या, ताकि बाद में हम चूज कर सके कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है। ये चीज आपने उस टाइम पर अचीव किया। सो उस टाइम पर 40 साल पहले लगभग इंटरनेट नहीं था। हाँ। ना, तो और कंप्यूटर भी स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। तो आपने ये सब चीजें सोचा कैसे, सेटअप कैसे किया, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, चैलेंजेस भी आई होंगे, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? तो जब हम प्रोग्रामिंग करते थे, प्रोग्रामिंग करते हुए आपने कुछ सीखा हुआ है, बुक से ही सीखा हुआ है, टीचर्स ने सिखाया हुआ है। उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप कोई कोड लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिबग करना होता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको मैनुअल्स में, आपको बुक्स में जाना है जी। आपको बुक्स के अंदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो जितना डीप में हम बुक्स की स्टडी कर रहे थे, उतना डीप हमें समझ आ रही थी, और कोई तरीका ही नहीं था। तो कोई फोन नहीं है, आपके पास कोई सीनियर नहीं है, आपको खुद ही सीखना है। तो ये सेल्फ लर्निंग थ्रू बुक्स बिकेम ए बिग एडवांटेज। वो बहुत बड़ी डीप नॉलेज क्रिएट करता है, और वो डेप्थ आपको सस्टेन करती है, ग्रो करती है। डेप्थ इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि जब आपने बुक से चीजें एक्सप्लोर की, एक बुक से गो थ्रू किया होगा, फिर दूसरी से, दोनों चीजों की जो भी क्रक्स था उसको कंबाइन करके आपने वो प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया। कोई प्रॉब्लम आई है तो भी आपको फिर बुक्स के उस रेलिवेंट सेक्शन में ढूंढना है कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे प्रोग्राम में क्यों आ रही है। आप वो उसमें दिखेगा कि नहीं ये सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, तो वो आपको यू नीड टू रिसर्च डीप एंड थ्रू बुक्स ओनली। तो उस टाइम पर आपको इसमें चैलेंजेस भी काफी ज्यादा आए होंगे, टाइम टेकिंग हुआ होगा ये सारी प्रोसेस। बहुत सारी नाइट्स लगी है ऑफिस में जी। कोई जी पार्ट ऑफ जॉब है। तो जब आपने बताया कि इनिशियली आपका बीकॉम था, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी, बट उससे पहले आप जॉब भी करते थे, राइट? प्रोग्रामिंग के टाइम पे जॉब कर रहा था। उससे पहले तो मैं जो काम कर रहा था पापा के साथ अपना अकाउंट्स का काम कर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के टाइम पर आप जॉब भी करते थे, और उसके बाद फिर आपने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया फॉर बुक्स इंडस्ट्रीज। तो ये जब आपने सेटअप किया, तो इसका कैसे आपने सेटअप किया, क्या इनिशियल स्टेज थी? इनिशियल स्टेज तो ये थी कि अब कई सालों से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमें आती है प्रोग्रामिंग करनी, तो चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। अपना काम स्टार्ट करेंगे, लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, थोड़े ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो वो थोड़े ज्यादा नहीं हुए बहुत टाइम लगता है। एक बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि आप एक प्रोग्रामर से सॉफ्टवेयर डेवलपर से सॉफ्टवेयर बिजनेस ऑनर, वो शिफ्ट जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वो आसानी से माइंडसेट शिफ्ट नहीं होता है। दैट्स ए डिफरेंट माइंडसेट। तो वो स्किल मेरे को आता था, प्रोग्रामिंग आती थी, बट रनिंग ए बिजनेस, सॉफ्टवेयर बिजनेस इज नॉट डूइंग प्रोग्रामिंग। इट्स ए डिफरेंट स्किल सेट जो मैंने स्क्रैच से सीखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आज भी सीख रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना इंसाइटफुल डिटेल्स हमें दी इस इंडस्ट्री के बारे में। हमारी लाइफ कैसी है, कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं, हमारे यूथ के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें भी आपने बताई, बहुत अच्छे से हर चीज़ अपना रॉ एक्सपीरियंस शेयर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मजा आया आपसे बात करके।